अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कई दिनों से मैं बड़ी ही बेचैनी के आलम में फाखरा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे मुझसे मिले हुए 1 हफ्ता हो चुका था। 1 हफ्ता पहले उसने मुझसे बार बार फरियाद की थी कि मैं उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूं, और उसके बाद वो दोबारा मेरे पास नहीं आई थी। आज जब कई दिनों के बाद फाखरा मेरे दफ्तर आई, तो उसे देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। अभी मैं इससे असल बात शुरू करने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने आने वाले शख्स पर पड़ी और मैं एकदम ठटक गया। वो शख्स सिकंदर था। उसे देखते ही मेरे दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने फौरन एक परेशान सी नज़र फाखरा पर डाली और फिर सिकंदर की तरफ मतवज्जो हुआ। सिकंदर ने मेरे चेहरे के बदलते तासुरात फौरन महसूस कर लिए और वो खुद भी चौंक गया। जैसे ही वो मेरे करीब आया, उसकी निगाह फाखरा पर पड़ी और उसे देखकर वो भी लम्हे भर को साकत रह गया। फिर उसने मुझे सख्त नजरों से घूरा और तंजिया अंदाज में कहा, बड़े छुपे रुस्तम निकले हो तुम। नायाब चीजें मुझसे छुपाने लग गए हो। जितना मर्जी छुपा लो, लेकिन ये मत भूलो कि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। ये सुनकर मैंने जबरदस्ती एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई और कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। उसने जाते जाते कहा, कल वक्त पर मीटिंग में आ जाना। मीटिंग वहीं होगी जहां पिछली बार हुई थी। और वो वहां से चला गया। मैं दिल ही दिल में परेशान हो गया कि फाखरा और सिकंदर का आमने सामने आना किसी सूरत मुनासिब नहीं था। ये वाकई एक नाखुशगवार इत्तेफाक था। उस रोज मैं बाजार में शॉपिंग के लिए निकला हुआ था कि मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो अपनी पुश्त मेरी तरफ किए खड़ी फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर मैं रुक गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये फाखरा ही है। वो बुरके में मलबूस थी, लेकिन ये बुरका उस बुरके से मुख्तलिफ था जो वो दफ्तर आते वक्त पहनती थी। मगर आवाज और अंदाज ने मुझे यकीन दिला दिया कि ये फाखरा ही है। मैं खामोशी से गाड़ी में जा बैठा और उसका पीछा करने लगा, क्योंकि आज तक उसने कभी मुझे अपना पता नहीं बताया था। कुछ ही देर में वो एक टैक्सी में सवार हो गई। मैं मुनासिब फासले पर रहते हुए उसका ताक्कुब करने लगा। टैक्सी तवील फासला तय करती जा रही थी और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि ये टैक्सी आखिर रुक क्यों नहीं रही। मैं फाखरा के बारे में जानने के लिए जितना बेचैन हो रहा था, वो उतना ही मुझसे दूर होती जा रही थी, जैसे अपने बारे में कुछ भी जाहिर करना ही ना चाहती हो। इसी वजह से मैं आज उसका पीछा कर रहा था। काफी दूर चलने के बाद रास्ते दो तरफा हो गए और टैक्सी एक तरफ मुड़ गई। मैं भी उसके पीछे मुड़ने ही लगा था कि सामने से कुछ गाड़ी आ गई। जब तक वो रास्ता साफ हुआ, मैं उस तरफ गया, तब तक वो टैक्सी बहुत दूर निकल चुकी थी और मैं मायूस वापस लौट आया। यूं आज भी फाखरा के बारे में कुछ जानने में नाकाम रहा। फिर मीटिंग में शिरकत के बाद मेरा मूड मजीद बिगड़ गया। अब वो लोग भी मुझ पर शक करने लगे थे और ढके छुपे अंदाज में मुझ पर नजर रख रहे थे। हालांकि आज से पहले जो भी माल उन्होंने मुझसे मांगा था, वो हमेशा मैंने उन्हें वक्त पर पहुंचाया था। लेकिन अब की बार जो माल वो मुझसे मांग रहे थे, वो पहुंचाना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था, क्योंकि न जाने क्यों मेरा दिल इस काम के लिए बिल्कुल भी आमादा नहीं हो रहा था। फिर भी मैं बेकरारी से फाखरा का मुंतजिर रहता था, और जब कई दिनों के बाद वो दोबारा मेरे सामने आई, तो ऐसा लगा जैसे खजान के मौसम में बहार आ गई हो। मैं खुशी से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और फौरन पूछा कि फाखरा, तुम इतने दिन कहाँ गायब रही? वो अफसरदा लहजे में बोली कि घर के कुछ मसाइल थे और तबीयत भी नासाज रहती थी, इसलिए यहाँ ना आ सकी। खैर, अब आप बताएं, मेरा मामला कहाँ तक पहुंचा? मैंने कहा, मैं पूरी संजीदगी से तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नसीब भी किसी खास इंसान से जुड़े, जो तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दे, जिसके साथ तुम्हें नई जिंदगी का खुशियों भरा सहारा मिले। ये सुनकर उसने बेहद दुखी लहजे में कहा कि खुदारा मेरे लिए ये काम जल्दी करें, मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मुझे हर वक्त
طلاق یافتہ ہونے کے ताने देते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप के घर में भी मुझे बोझ समझा जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोबारा शादी करके जल्द से जल्द मैं इस माहौल से निकल जाऊँ। क्या आप मेरी खुशियों की बहाली में मेरी मदद करेंगे? उसने जब इतनी उम्मीद से मुझसे सवाल किया तो मैं उसे इनकार ना कर सका। हालांकि सच तो ये था कि मैं उससे सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहता था, और जब मैं यहाँ पर आया था मेरी यही आदत बन चुकी थी कि मैं जिस बेवा औरत या किसी लड़की की शादी करवाता, अगर वो हसीन होती और मुझे पसंद आ जाती तो मेरे दिल में ये गुनाह उभरता कि पहले मैं उसे अपने करीब कर लूं, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं और फिर उसका किसी शरीफ इंसान से रिश्ता तय कर दूं। लेकिन ये एक नापाक सोच थी जिसने कई बार मुझे गुनाह की राह पर डाला, और मैं कई बार इस हद तक भी जा चुका था कि लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे ताल्लुक बनाने के बाद किसी और से उनकी शादी करवा देता। मगर फाखरा एक ऐसी लड़की थी जो जैसे मेरे काबू में आ ही नहीं रही थी। वो जब भी मेरे ऑफिस आती बस रस्मी बातें करती और बगैर किसी वादे या ताल्लुक के चली जाती, और मैं हर बार उसके जाने के बाद खुद को मलामत करता कि अभी तक उसे अपने काबू में क्यों नहीं ला सका। तभी मैंने फैसला किया कि अब की बार अगर वो मेरे ऑफिस आई तो मैं उसका पीछा ज़रूर करूँगा ताकि मुझे उसका एड्रेस पता चल जाए, क्योंकि अगर मैं उसका एड्रेस जान लेता तो बाकी तमाम मालूमात हासिल करना मेरे लिए कुछ मुश्किल ना था। लेकिन जब वो ऑफिस से निकली तो मेरे बाहर पहुंचने तक वो गायब हो चुकी थी। इस बार भी मैं नाकाम रहा और मायूसी से वापस आ गया। तभी एक और बेवा औरत मेरे ऑफिस आई। वो एक दरमियानी उम्र की सादा सी औरत थी। मैंने उसे बेदिली से देखा और उसकी तफसील लेकर उसे दोबारा आने का कह दिया, लेकिन ज़हनी तौर पर मैं फिर से फाखरा में उलझा हुआ था कि आखिर मैं उसे पाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करूं। और उसी लम्हे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा मंसूबा जो मुझे फाखरा के करीब ले जा सकता था। फिर जब वो दोबारा मेरे ऑफिस आई तो रस्मी बातों के बाद मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया है और अगर तुम चाहो तो हम उसे मिलने जा सकते हैं। ये सुनकर फाखरा के चेहरे पर एक लम्हे को घबराहट छा गई और वो बोली कि पहले मुझे उसकी तस्वीर और तफसील दिखाएं, तभी मैं सोच समझ कर फैसला करूंगी। मैंने उसे एतमाद दिलाने के लिए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? क्या मैं तुम्हें किसी गलत शख्स से मिलवाने ले जाऊंगा? वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनसे मिलकर तुम खुश हो जाओगी और मेरा शुक्रिया अदा करोगी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता तलाश किया। ये सुनकर फाखरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो बोली, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और यूं अपनी मंसूबाबंदी के मुताबिक मैं उसे अपने खाली अपार्टमेंट में ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उसने घर में सन्नाटा महसूस किया तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और बोली, आपने तो कहा था कि आपने मुझे किसी से मिलवाना है। कहाँ है वो शख्स जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते हैं? फिर मैं फाखरा को आईने के सामने ले आया और अपने अक्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही वो शख्स है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। क्या ये तुम्हें पसंद आया? मैंने पलट कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बेयकीनी छाई हुई थी और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, मुझे घर वापस जाना है, आप मुझे वापस छोड़ दें। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? वो तो बड़ी मुश्किल से मेरे काबू में आई थी। मैंने एक बुलंद कहकहा लगाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना होगा, मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। मैंने उसका हाथ थामा और आगे बढ़ा तो वो फौरन पीछे हट गई और कहने लगी, ये गलत बात है, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि कानून में इस जुर्म की कितनी सख्त सजा है। मैं यूं ही सहमे हुए बोले जा रही थी, लेकिन मेरे सर पर तो जुनून सवार था। लिहाजा मैं उसकी तमाम बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे दबोच कर बेड पर धक्का दिया और कई घंटों तक
میں نے ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسنا پڑتا تھا۔ پڑھائی لکھائی سے بھی مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ ہی محنت کو میں نے زندگی کا حصہ بنایا۔ ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ مل جائے جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں۔ میرے دوست، میرے گھر والے سب مجھے سمجھاتے تھے کہ پاگل مت بنو، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا، محنتی انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مگر میں ان سب کی باتوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ بغیر محنت کیے بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ تبھی میری دوستی کچھ ایسے لوگوں سے ہو گئی جن کا انداز بھی میرے جیسا ہی تھا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ محنت اور قانون کی باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں۔ حقیقت میں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جس کے پاس دولت ہو، چاہے وہ پیسہ کسی بھی راستے سے آیا ہو۔ اور میں نے بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیا، کیونکہ میرے دل میں بھی وہی سوچ بسی ہوئی تھی۔ انہی لوگوں کے ساتھ میں دبئی آ گیا، مگر وہاں پہنچ کر میں نے دوسرے نوجوانوں کی طرح محنت مزدوری نہیں کی تھی اور نہ ہی کام کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرا تھا۔ وہاں میرے وہی دوست مجھے مزید ایسے لوگوں سے ملواتے گئے جو میرے جیسے ہی نظریات رکھتے تھے، اور پھر جلد ہی مجھے کام مل گیا جس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ بس جو بھی تھا، پیسہ آ رہا تھا اور خوب آ رہا تھا۔ گھر والوں کو ابھی میں نے اس کام سے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، پسینہ بہا کر ان کے لیے کما رہا ہوں۔ ان کی اسی سادہ سوچ پر میں ہنستا رہتا تھا۔ مجھے فخر تھا کہ میں محنت کے بغیر عیش کر رہا ہوں۔ پھر ایک دن میری ملاقات ایک دوست سے ہوئی جو میرج بیورو چلا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ یہ کام مجھے سونپ کر چلا گیا اور میں اس بیورو کا ذمہ دار بن گیا۔ میں بیوہ عورتوں اور لڑکیوں کے رشتے کرواتا تھا، لیکن ان میں جو عورت مجھے پسند آتی، میں اسے شادی کے خواب دکھا کر پہلے اپنی خواہش پوری کرتا اور پھر اس کا رشتہ کسی اور سے طے کر دیتا۔ میرے لیے یہی فیس تھی، بلکہ جو عورت مجھے زیادہ خوش کر دیتی اسے میں فیس بھی نہیں لیتا تھا۔ اسی معمول کے ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی اندر آئی۔ اس نے آتے ہی نقاب الٹ دیا اور اسے دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے اندھیری رات میں چاند نکل آیا ہو۔ میں بے اختیار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنے لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز بھی اتنی ہی دلکش تھی جتنا اس کا چہرہ۔ نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، میں ایک ضروری کام سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ طلاق یافتہ عورت؟ میں نے پوچھا، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کی شادی کو؟ وہ کہنے لگی، میری 2 بار شادی ہوئی اور دونوں بار مجھے طلاق ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا ہو گیا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ اس قدر حسین ترین لڑکی تھی کہ جس کی زندگی میں بھی شامل ہوتی اس کے لیے تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا، مگر لوگوں نے اسی لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میری وجہ پوچھنے پر وہ کہنے لگی، بس جب نصیب میں خوشیاں نہ لکھی ہوں تو انسان بھیڑ میں بھی تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کی میں نے بہت تعریف سنی ہے، وہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری ضرور مدد کریں گے۔ مجھے کسی اچھے سے ہم سفر کی تلاش ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں جلد ہی آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تبھی وہ ہچکچاتے ہوئے بولی کہ ایڈریس ابھی نہیں دے سکتی، میں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی۔ اصل میں میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں خود رشتے کی تلاش میں یہاں پر آئی ہوں، میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر انہیں بہت عجیب لگے گا، میں اس کی مجبوری کو سمجھ گیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر کچھ دن بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ماحول کی تمام رفاخری اور سکون ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنے ساتھ میرا دل بھی لے گئی ہو، اور میں دل پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ اب میں اس سوچ میں تھا کہ میں اس لڑکی کو کیسے حاصل کروں، کیونکہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے مجھے
उस लड़की को अपने जाल में फंसाना था। और अब जब वो लड़की मेरे जाल में फंस गई थी और मैं उसे धोखाधड़ी से अपने घर ला चुका था, तो उसकी मेरे ज़मीर को झंझोड़ देने वाली बातों ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। उसने मुझे कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो ये बात कभी ना भूलो कि ज़ना की इस्लाम में कितनी बड़ी सज़ा मुकर्रर है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया है कि ज़ना के करीब भी मत भटको, बेशक वो बहुत बुरी राह है। क्या तुम ये भूल गए हो? तुमने भी एक दिन खुदा को जान देनी है। और क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ये परवरिश की है? ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर शर्म से जमीन बोस होता जा रहा था, क्योंकि सारी जिंदगी मेरे माँ बाप मुझे अच्छाई बुराई का दर्श देते रहे थे, मगर उनकी बातें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा। कितने साल तक मैं कबीरा गुनाह में मुलव्वस रहा और मुझे कभी भी एहसास नदामत नहीं हुआ था। अब इस लड़की की बात ने गोया मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मैं सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मुझे बेपनाह अपने रब से खौफ महसूस हो रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं यहाँ से भागना चाहता था। मैं बहुत दूर जाना चाहता था। मुझे इस माहौल से, इस सब चीजों से फरार चाहिए था। तभी मैं गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंचा और फिर उन लोगों ने मुझे जोरदार धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और फिर पूरे घर में फाखरा को देखने लगे। जब वो लोग मेरे घर में आए तो गोया मुझे खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। मैं बहुत बुरी तरह से बौखला गया था। अगर फाखरा उन लोगों के हाथ लग जाती तो इससे आगे सोचना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मैं कमरे में आया तो वो चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे, मगर फाखरा उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। उनमें से 2-3 आदमी घर से बाहर भागे, इर्द गिर्द देखने लगे, मगर फाखरा कहीं भी नहीं थी। अब सिकंदर ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और कहने लगा, कहाँ है वो लड़की? हमें वो लड़की चाहिए। तुम कितने बेईमान शख्स हो। खास माल को तुमने हमसे छुपा कर रखा था। तुम जानते भी हो कि ये लड़की हमें कितना पैसा देगी। मैं तो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। मैं इसी बात पर खुश था कि फाखरा यहाँ से भाग गई थी और उनके हाथ नहीं लगी थी। शायद जब मैं उसकी तरफ गलत इरादे से बढ़ा था तो वो तभी डर के यहाँ से भाग गई थी। जो भी था, सब सही हो गया था। अगर वो अभी तक यहाँ पर रहती तो न जाने ये लोग उसके साथ क्या सलूक करते और फिर मैं खुद को कभी माफ भी ना कर पाता। फिर वो लोग मुझ पर गुस्सा करते हुए वहां से चले गए और फाखरा की वजह से, जिसे मैंने दोबारा नई जिंदगी पाई थी, मैंने उस दिन सच्चे दिल से रब के हजूर तौबा की और अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया और अपने गुनाहों के पछतावे पर मैं पूरी रात रोता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा और मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया था। और बिलाखिर जब बॉस के आदमी बार बार मुझे लेने के लिए आए तो मजबूरन मुझे उनकी मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। मगर मीटिंग के दौरान मैं कुछ भी सुनने की पोजीशन में नहीं था। अब तो वो लोग बहुत झुंझलाने लगे थे। वो मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। उन लोगों का कहना था कि जब से तेरी जिंदगी में फाखरा नामी लड़की आई है, तू बहुत बदल गया है। और वो कहने लगे कि हम उस लड़की से इस बात का इंतकाम जरूर लेंगे। उस लड़की ने अच्छा नहीं किया, उसे इसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और मैं शिद्दत से ख्वाहिश कर रहा था कि कभी भी फाखरा इन लोगों के हाथ ना लगे। उस दिन मैं यही सब सोच रहा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने फाखरा खड़ी थी और उस वक्त बिल्कुल ही बदले हुए हुलिये में थी। उस वक्त वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक मर्द भी था। वो दोनों आकर मेरे सामने बैठ गए और फिर मुझसे एक डील करने लगे। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं पुरसोच निगाहों से फाखरा की तरफ देखने लगा। मैं जो हमेशा से इस खोज में था कि वो कौन थी, कहाँ रहती थी। अब जब मुझे उसका सच पता चला तो मुझे उस पर फख्र महसूस हो रहा था। तभी उन लोगों ने मुझसे अपना सवाल दोहराया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा और जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करूँगा। मेरे इस फैसले ने उन दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी थी
और वो दोनों मुझसे हाथ मिलाकर वहां से चले गए। और फिर कुछ दिनों के बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत जब मैं ऑफिस में मौजूद था, फाखरा मेरे पास आई। वो आज भी उसी बुर्के में मलबूस थी, और अब जब मैं उसका सच जान गया था तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर सिकंदर लोगों ने उसे देख लिया तो क्या होगा। उसे यहाँ पर आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी, तो ठीक मेरे अंदाजे के मुताबिक उन लोगों को फाखरा के यहाँ आने की इत्तला मिल चुकी थी। और फिर ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर के बाद सिकंदर वहां पर आ गया और मुझे फाखरा को उसी जगह पर ले जाने का कहने लगा। उसने मुझे इस बात की धमकी दी कि इस लड़की को हम वैसे भी उठवा लेंगे, मगर हमारी बात ना मानने पर हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, और तुम जानते हो कि हमारी दुश्मनी कैसी होती है। मैं उसकी धमकी से मरूब नहीं हुआ था, बल्कि ये तो हमारी सोची समझी साजिश थी जिस पर अमल करना जरूरी था। मैंने फाखरा से कहा कि आपको मैं एक जगह पर लेके चलता हूँ, आपको मैंने किसी से मिलवाना है। वो बहुत अमीर शख्स है और वो आपसे शादी करना चाहता है। फाखरा ने पहले पहल तो जाने से इनकार किया, मगर फिर प्लान के मुताबिक हमारे साथ चलने के लिए राजी हो गई। सिकंदर ने ये सब कुछ मुझे अकेले कहा था, और ये कहने के बाद वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया था। और फिर फाखरा को जब मैं उस जगह पर लेकर आया तो सब लोग वहां पर मौजूद थे। और फिर फाखरा को वहां पर छोड़ने के बाद जब मैं वापस मुड़ने लगा तो वो चीखने चिल्लाने लगी, मेरी मिन्नतें करने लगी कि मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, मगर मैंने उसकी एक भी ना सुनी। वो चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है। हम दोनों आपस में बहस कर रहे थे। हमारा मकसद वक्त को जाया करना था और उन लोगों को खुद में उलझाए रखना था। तभी वहां पर वो पार्टी भी आ गई जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे, और हम लोग भी उसी पार्टी के सरबराह को देखना चाहते थे। फिर गाड़ी में से एक शख्स निकला जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो आकर हमारे सामने खड़ा हो गया, और जब उसने मास्क उतारा तो ये देखकर हम हक दक रह गए, क्योंकि वो एक मारूफ शख्सियत थी। वो फाखरा को देखकर कहने लगा, वाह, आज तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया। आज तो तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया, और बदले में अब मैं तुम लोगों को खुश कर दूंगा। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो सब लोग बौखला गए कि ये क्या हो गया है। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उन लोगों को ये बात समझने में देर नहीं लगी थी कि मैंने मुखबरी कर दी थी और मैं पुलिस के साथ मिल गया था। मेरे बॉस ने पिस्टल निकाला और मुझ पर 2-3 फायर चला दिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर गया था। आखिरी मंजर मैंने देखा कि फाकरा मेरे चेहरे के ऊपर झुकी हुई थी और वो बहुत बुरी तरह से खौफजदा थे, और बॉस उसको बालों से पकड़कर पीछे खींच रहा था। उसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूब गया। फिर काफी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं सफेद दीवारों को देखकर चौंक गया। मेरे पास नर्सिस और डॉक्टर खड़ी थी और साथ ही कुछ पुलिस वाले भी थे। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जिंदा बच गया हूँ और महफूज जगह पर हूँ। थोड़ी देर के बाद फाखरा भी वहां पर आ गई थी और उसके साथ कुछ पुलिस के ऑफिसर भी थे। वो मुस्कुराते हुए मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। बाकी लोग वहां से चले गए थे, मगर फाखरा मेरे साथ कुर्सी पर बैठ गई थी और नजरें झुकाए न जाने वो किस सोच में गुम थी। फाखरा दरअसल सीक्रेट एजेंट थी जो कि खुफिया एजेंसी से मुंसलिक थी, और मैं पाकिस्तान से बाहर आने के बाद एक ऐसे गिरोह के साथ काम कर रहा था जो दर पर्दा लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे। और हमारे घरों में बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल थे जो बज़ाहिर तो ऊंचे ओहदों पर थे और दुनिया के सामने इशराफिया के तौर पर जाने जाते थे, मगर दरे पर्दा वो इस घिनौने खेल में मुलव्वस थे और उनकी मदद से ही ये खेल कामयाबी से खेला जा रहा था। फिर मैं भी उनके साथ शामिल हो गया, अच्छे बुरे की तमीज खो बैठा। मेरे पास भी जो औरतें रिश्ता करवाने के लिए आती थीं, उनमें से जो कदरे नौजवान होती उनको मैं अपने ग्रोह के हवाले कर दिया करता था, और फिर उसकी दूसरे ममालिक में स्मगलिंग की जाती थी।
और वहाँ उन लड़कियों को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैं ये सब कुछ जानते हुए भी दौलत के लालच में अंधा हो गया था। उस दिन फाखरा ने मेरी आंखें खोल दी थी। मेरे सोए हुए ज़मीर को ऐसा झंझोड़ा कि मैं अपनी हकीकत से आशना हो गया। मुझे पहली बार शिद्दत से ये एहसास हुआ कि मैं किस कदर गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ था। मैं ये भूल चुका था कि एक दिन मुझे भी इस दुनिया से रुखसत होना है, और उस वक्त जब मैं अपने रब के हजूर पेश होऊंगा तो क्या मैं अपने गुनाहों को उससे छुपा सकूंगा? क्या मेरा रब मुझे माफ कर पाएगा? मैं इसी सोच में गुम था कि फाकरा ने आहिस्ता से कहा, मैंने सर से बात की है। वो तुम्हारे ताउन को देखते हुए तुम्हारी सजा में नरमी की सिफारिश करेंगे, क्योंकि तुमने पुलिस की मदद की है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सजा कम हो सके। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदा मुस्कुराहट उभरी, और मैं आहिस्ता से बोला कि मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा दिल ये सोचकर कांप उठता है कि अगर मैं यही बोझ लेकर रोज़े महशर खुदा के सामने खड़ा हुआ तो उसकी दी जाने वाली सजा शायद मैं सह ना पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया में रहते हुए अपने गुनाहों का बोझ कुछ हल्का कर सकूं। मेरी सेहतयाबी के बाद मुझे जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां मुझे 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, और मेरे गुनाहों और करतूतों की खबर मेरे वालदैन और रिश्तेदारों तक पहुंची तो वो सब दंग रह गए। वही रिश्तेदार जो मेरे भेजे हुए पैसों पर ऐश करते थे, अब शर्मिंदगी से नजरें चुरा रहे थे। उन्हें अब एहसास होने लगा था कि उन्होंने एक ऐसी दौलत पर इन्हिसार किए रखा जो हलाल ही नहीं थी, जबकि मेरा खानदान गरीब जरूर था, मगर उन्होंने हमेशा हलाल रोजी पर यकीन रखा था। और आज उन्हें ये जानकर दुख हो रहा था कि उन्होंने नादानिस्ता तौर पर हराम दौलत को अपने जिस्म जान का हिस्सा बनाया। अपनी जिंदगी की इस कहानी के जरिए मैं तमाम दोस्तों को ये सबक देना चाहता हूँ कि शॉर्टकट का अंजाम अक्सर पछतावे, नाकामी और बेसकूनी की सूरत में निकलता है। इसलिए मेहनत को अपना हथियार बनाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।